कहते हैं विचार इंसानों के चरित्र को निर्माण करता है। विचार ही है जो इंसानों को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। आज हम कुछ ऐसे ही एक विचार के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के कुछ ऐसे ही एक विचार के बारे में। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये भगत सिंह जी का आखिरी के कुछ दिनों में लिखा हुआ लेख है। ये लेख कुछ ही पन्नों का है, मगर इस लेख में जिस तरीके के विचार हमें दर्शाए गए हैं उससे ये पता ही नहीं चलता कि ये लेख किसी नौजवान के द्वारा लिखा गया है जो कि 23 साल की उम्र का है। ये लेख 1930 ईस्वी में लाहौर सेंट्रल जेल में रहकर लिखा गया था। फिलहाल बिना किसी देरी किए मैं आपके सामने इनके कुछ विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप बिना पक्षपात किए उनके विचारों को समझेंगे और उनके विचारों को और भी गहराई से माप पाएंगे। इस एशे के शुरुआत को उन्होंने एक प्रश्न से शुरू किया। वो कहते हैं, अ न्यू क्वेश्चन हैज कोप्ड अप। इज इट ड्यू टू वैनिटी that I do not believe in the existence of an omnipotent, omnipresent and omniscient God? यानी उनके जीवन में एक प्रश्न उभर के आया है। वो कहते हैं कि इस प्रश्न का आना क्या ये दर्शाता है कि वो अपने घमंड के कारण ओमनीपोटेंट यानी जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीप्रेजेंट यानी जो हमेशा रहता है, एंड ओमनिसिएंट यानी सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला उस भगवान, उस परमात्मा को विश्वास नहीं करता। वो फिर आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त जो उनके साथ जेल में रहते हैं, उनका मानना है कि उनके जहन में इस तरीके का विचार इसलिए आया है क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े अभिमानी बनते जा रहे हैं। उनका मानना है यही अभिमान उनके नास्तिक होने का कारण है। वो फिर आगे कहते हैं कि शुरुआत के जीवन में वे नास्तिक नहीं थे, जैसा कि उनके मित्र कह रहे हैं। शुरुआत के दिनों में वे काफ़ी ज़्यादा शांत और शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे। उन दिनों उनके दादाजी जो थे वो आर्य समाजिस्ट थे। अब आर्य समाजिस्ट कुछ भी हो सकते हैं मगर नास्तिक तो नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि स्कूल के समय से वे गायत्री मंत्र हमेशा गाते थे और वे तब भगवान पर विश्वास भी करते थे जैसा कि उनके पिताजी करते थे। फिर किसी पन्ने में लिखा है कि मुझे डर है कि कहीं हम जो कर रहे हैं इनका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वे कहते हैं कि इस तरीके का भाव उनके जीवन में जब आता है और वे जब पढ़ने लगते हैं तो उनका विचार धीरे धीरे बदलने लगता है। वे कहते हैं, स्टडी वॉज द क्राई दैट रिवर्बरेट इन द कॉरिडोर ऑफ माई माइंड। स्टडी टू एनेबल योर सेल्फ to face the arguments advanced by opposition. Study to arm yourself with argument in favor of your cult. I begin to study. My previous faith and convictions underwent a remarkable modification. The romance of the violent method along which was so prominent amongst our predecessors was replaced by serious ideas. No more mysticism. No more blind faith. Realism become our cult. यानी वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उन्हें समझ में आने लगता है कि इस तरीके का विचार उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जो उन्हें इन किताबों से मिल रहा है। वे कहते हैं कि हिंसक पद्धतियों का विचार जो हमारे पूर्वज कर रहे थे वो अब बदल कर एक नया विचारधारा बन चुका है। अब कोई चमत्कार नहीं, अब कोई अंधविश्वास नहीं, अब है तो केवल यथार्थवाद, सच को सच कहने का और झूठ को झूठ कहने का इरादा। वे फिर आगे कहते हैं, हमने बोकुनिन को पढ़ा जो कि एक रूसी क्रांतिकारी थे। हमने मार्क्स को पढ़ा जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिस्ट कहते हैं। हमने लेनिन को पढ़ा, हमने ट्रुट्स्काई को पढ़ा और न जाने कितने क्रांतिकारियों को पढ़ा। हमने निर्लंबा स्वामी के द्वारा लिखा गया किताब जिनका नाम है कॉमन सेंस वो भी पढ़ा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि धर्म को हम ज्ञान से और कॉमन सेंस से खोज सकते हैं। वे फिर आगे कहते हैं कि इंसान जब बेबस होता है, दुख में होता है, तो उन्हें एक सहारे की ज़रूरत होती है। तब वो सहारा बनता है भगवान। बिना भगवान के सहारे
इंसान को हर चुनौती का सामना खुद के बलबूते में करना होता है। ये कहने में जितना आसान होता है इतना है नहीं। ये मानो ऐसा होता है कि जैसे एक बड़े से तूफान में फंसे हुए आदमी का होता है। वे फिर आगे कहते हैं, मुझे पता है कि मेरा जीवन का अंत होने वाला है। मुझे टांग दिया जाएगा रस्सी से, मेरा गर्दन लटका रहेगा रस्सी के सहारे और मेरा पैर झूलता रहेगा नीचे। ये मेरा आखिरी वक्त होगा। इसके बाद कोई जन्म नहीं, इसके बाद कोई रूप नहीं। फिर कहीं पर उन्होंने लिखा है कि इंसान जब इंसानियत पर भरोसा करेगा, इंसान जब दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा, तभी होगा असली मुक्ति का समय। फिर उन्होंने कहा है, नीरो जो कि रोमन किंग था, उन्होंने रोम को जलाया था, तो फिर उनका इतिहास में नाम कैसा रहेगा? चंगेज खान जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, तो उन्हें हम इतिहास में कैसे देखते हैं? इसी तरह भगवान जिन्होंने कई लोगों को मारा, कई लोगों को सताया, फिर हम उन पर सवाल क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने कितना सुंदर लाइन बोला है, I ask why your omnipotent God does not stop every man when he is committing any sin or offense. He can do it quite easily. Why did he not kill the warlord or kill the fury of war in them, and thus avoid the catastrophe hurled down on the head of humanity by the Great War? Why does he not just produce a certain sentiment in the mind of the British people to liberate India? Why does he not infuse the altruistic enthusiasm in the heart of all capitalists to forego their right of personal possession of mean of production, and thus redeem the whole labor community, nay the whole human society from the bondage of capitalism? You want to reason out the practicality of socialist theory? I leave it for your Almighty to enforce it. यानी अगर इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारा भगवान, तो क्यों नहीं रोकता अन्याय को? तो फिर वो क्यों नहीं रोकता तानाशाहों को जो इतने लोगों पर जुर्म करता है? वो क्यों नहीं रोक पाया ग्रेट वार को, जहां पर हजारों लोग मारे गए थे? अगर इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारा भगवान, तो उन्हें कह दो ना कि अंग्रेजों के दिल में कुछ इस तरीके का हृदय परिवर्तन करे कि वो छोड़ दे भारत को। कह दो अपने भगवान से कि अगर उनके पास इतनी ही शक्ति है तो रोक के दिखाए कैपिटलिस्ट लोगों को जो अन्याय करते हैं लेबर कम्युनिटी पर। अगर इस तरीके का कार्य तुम्हारा भगवान करने लगे तो फिर सोसाइटी कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं चाहिए फिर इस तरीके का सोशलिस्ट थ्योरी। मैं तुम्हारे भगवान को चैलेंज करता हूँ कि करके दिखाए ये सब, फिर मैं मानूंगा तुम्हारे भगवान को। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इन विचारों को। अगर आपको इस एसे को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको मिल जाएगा ये एसे। चलिए अब बिना देरी किए हम अपने असली कहानी पर चलते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें छोटे छोटे कई सारे घोड़े गाड़ियाँ दिखाया जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो ये सारी गाड़ियाँ किसी दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो गाड़ी के भीतर बैठे अपने मैडम से कह रहा है, मैडम हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, क्या अब हम यहाँ आराम कर सकते हैं? अंदर बैठी मैडम ने उत्तर दिया, हाँ कमांडर जाऊँ, हम लगभग 3 दिनों से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी हमें आराम की ज़रूरत है। कुछ समय बाद जब वे लोग आराम करने लगते हैं तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर खाने का सुगंध का एहसास होता है। फिर कुछ समय बाद हल्का सा सीन चेंज होता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कबाब भूनते हुए कहता है, ये क्यूमिन लैम्ब कबाब है जो कि बहुत ही अद्भुत है। अब मुझे आखिरी के कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है और फिर मेरा काम खत्म। जब दूर खड़े हुए व्यक्तियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को कबाब बनाते हुए देखा तो उनके मुंह से पानी टपक पड़ा। फिर अंदर से एक इंसान ने कहा, मुझे लगता है कि ये इंसान आम आदमी है। फिर अंदर में बैठी वो मैडम ने कहा, अंकल जाओ ये लीजिए गोल्डन लिप, और उस व्यक्ति से कहिए कि क्या वो इस गोल्डन लिप के बदले कुछ कबाब हमें दे सकता है। अंकल जाओ ने मैडम की बात पर हामी भरी और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगा। इतने सारे लोगों को वहां आता देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगा, इन व्यक्तियों को देखकर लग रहा है कि ये लोग किसी दिशा की ओर जा रहे हैं, और इनके कल्टीवेशन को देख कर लग रहा है कि
इनका कल्टीवेशन मुझसे काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ समय बाद कमांडर जाऊ हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है और वो कहने लगता है, हेलो लिटिल ब्रदर, मेरा नाम जाओ शिंग है। मैं कमांडर हूँ मूलिंग कैसल का। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हेलो ब्रदर जाओ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुन उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे कुछ नहीं, आपके कबाब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके कबाब बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। क्या मैं आपसे कुछ कबाब ले सकता हूँ इस गोल्डन लिप के बदले। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मिस्टर जाओ, आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मेरे पास काफ़ी सारे कबाब हैं और मैं इन सारे कबाब को एक साथ नहीं खा सकता, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से कुछ कबाब ले जा सकते हैं। इस बात को सुन कमांडर जाओ हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और शाम होने लगती है। इसी वक्त वहाँ दो महिलाओं का आगमन होता है। दोनों महिलाएं बहुत ही सुंदर थी। उनके सुंदरता को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अरे ये दोनों महिलाएं तो काफ़ी खूबसूरत हैं। क्या ये दोनों महिलाएं माँ बेटी है या फिर बहनें हैं? उन दोनों में से जो बड़ी महिला थी उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा, लिटिल ब्रदर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, लिटिल ब्रदर? कौन है लिटिल? मैं कोई लिटिल नहीं हूँ। ये सुन पीछे खड़ी वो छोटी सी लड़की मुस्कुरा देती है। बड़ी सी जो महिला थी उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस कहने लगी, लिटिल ब्रदर, मेरा नाम लियो शाशा है और ये है मेरी बेटी यूटिंग। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कल्टीवेटर अपना नाम नहीं बताते, लेकिन मैं आपको मेरा टावेस्ट नाम बता सकता हूँ। मेरा टावेस्ट नाम है जिंगजी। ये सुन वो मैडम कहने लगती है, अरे तो आप कल्टीवेटर हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। फिर वो मन ही मन सोचती है, कल्टीवेटर का टावेस्ट नाम उसके रैंक और उसके ऊंचाइयों से प्राप्त होता है। मैंने जिंक नाम का कोई टावेस्ट कल्टीवेटर का नाम तो सुना ही नहीं। मुझे लगता है कि ये लड़का इस नाम को अभी अभी बना के बोल रहा है। फिर वो महिला वापस हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस दिशा जा रहे हैं? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे क्यों नहीं, असल में मैं ड्यूअनली माउंटेन की ओर जा रहा हूँ। अगर आप सभी वहीं जा रहे हैं तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? इस बात को सुन उस महिला ने कहा, अरे क्यों नहीं, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। अब फिर से हल्का सा सीन चेंज होता है। अब यूटिंग अपने मम्मी से पूछ रही है, मम्मी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने उस व्यक्ति को हमारे साथ आने को क्यों दिया? इस बात को सुन उस महिला ने कहा, हालांकि वो लड़का थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर है, मगर मुझे लगता है कि वो लड़का बुरा नहीं है और उसे देखकर मुझे लग रहा है कि वो लड़का थोड़ा सा रहस्यमय भी है। वो महिला फिर आगे कहती है, ड्यूअनली माउंटेन अपने खतरे के लिए जाना जाता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस माउंटेन में तो कई सारे डेमन्स रहते हैं। भला कौन सा साधारण व्यक्ति होगा जो उस पर्वत की ओर जाना चाहेगा, मगर ये व्यक्ति उस ओर जा रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। इस बात को सुन यूटिंग अपने मम्मी के गले लग जाती है और फिर कहने लगती है, मम्मी अगर ये व्यक्ति असलियत में एक एक्सपर्ट कल्टीवेटर निकल गया और हम इनसे दोस्ती कर ले तो फिर मुझे यूहया सेट पे नहीं जाना होगा और फिर मैं आपके साथ आराम से यहाँ रह सकती हूँ। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। ये बोलते ही यूटिंग अपनी मम्मी को और भी कसकर गले लगा लेती है। फिर यूटिंग आगे कहती है, मम्मी अगर ये लड़का अच्छा निकल जाए और एक एक्सपर्ट भी निकल जाए तो फिर मैं इससे शादी भी कर सकती हूँ, फिर कोई हमें बुली नहीं करेगा, तो फिर है ना ये बड़ी अच्छी बात। और फिर से और एक बार सीन चेंज होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर को छींक आ जाती है। बाहर खड़े कमांडर जाओ ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, यंग मैन मुझे लगता है ये जगह आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठंड धीरे धीरे पड़ रहा है, आप कृपया मेरे टेंट पर सो जाइए, फिर शायद आपको ठंड न लगे। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, अरे नहीं नहीं कमांडर जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बाहर रह सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कमांडर जाओ से पूछता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप बता सकते हैं
कि आप सब यूहुआ माउंटेन में किस लिए जा रहे हैं। ये सुन कमांडर जाऊ जवाब देते हैं, एक समय के दौर में मूलिंग कैसल का नाम चारों ओर गूंजता था। बड़े बड़े इमॉर्टल्स हमसे झुककर बातें करते थे और यहाँ तक कि जेट किंगडम के राज परिवार भी हमसे काफ़ी इज्जत से बात करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे ग्रेट एंसेस्टर किसी कारण मारे जाते हैं, उसी समय से हमारे मूलिंग कैसल का भाग्य बदलने लगता है। चारों ओर से मुसीबतें हमारे मूलिंग कैसल की ओर आने लगते हैं। ये तो भला हो मैडम का कि उनकी बुद्धिमत्ता के कारण अभी तक हम जीवित हैं। अभी हम यूहुआ माउंटेन की ओर जा रहे हैं। सुना है वहाँ पर एक इमॉर्टल सेट है। मैडम चाहती है हमारी यंग मिस वहाँ जाए और वहाँ के इमॉर्टल सेट को ज्वाइन करे। इन बातों को सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, यूहुआ माउंटेन में तो यूहुआ सेट है, शायद ये सब वहीं जा रहे हैं। यूहुआ सेट का नाम सोचते ही उसे उस लाल बालों वाली लड़की की याद आने लगती है और वो फिर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम के हस्बैंड के बारे में हालचाल पूछता है। ये सुन कमांडर जाऊ उत्तर देते हैं, वो भी अब नहीं रहे और हमारे जो यंग मिस है वो भी हमारे मैडम के एक्चुअल चाइल्ड नहीं है बल्कि एडॉप्टेड चाइल्ड है। हमारा हाल बेहाल होता जा रहा है, इसीलिए हमें किसी भी तरह एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और उसी की तलाश हम कर रहे हैं। इन बातों को सुन हमारा मेन कैरेक्टर को अब उन पर दया आने लगती है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सा एहसास होता है। फिर उसे पता चलता है, अरे ये तो किसी दुश्मन की आने का एहसास है। वो कमांडर जाऊ से कहता है, ब्रदर जाऊ, मुझे लगता है कि आपको सबको जगाना होगा, लड़ने का समय आ चुका है। इस बात को सुन कमांडर जाऊ कहने लगता है, क्या मतलब आपका? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें समझाता है, मुझे लगता है 300 पेस दूर कई दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं और उनमें से तो कई सारे कल्टीवेटर्स भी हैं। इस बात को सुन कमांडर जाऊ पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाने लगता है, सभी लोग सावधान, लड़ने के लिए तैयार हो, दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहे हैं। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है, खैर जो भी हो, शायद यही नसीब है। मुझे लगता है मुझे इनकी मदद कर लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। इस कहानी का भाग का अंत तो यहाँ हो जाता है, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।